वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 73 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज काज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे मेन सेक्शन है जो डैमेजेस की कंपनसेशन के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करता है। वैसे सेक्शन की गाइडेंस तो ज़्यादा नहीं है, जिसमें हम ब्रीच रेमेडीज़ और कंपनसेशन जो क्लेम कर सकते हैं नेचुरली राइजिंग और जब पार्टीज़ की नॉलेज में हो, फिर उसका मेजर ऑफ डैमेजेस। तो ये दो मेन पर्सपेक्टिव हैं जिनको हमने कवर करना होगा, लेकिन इस पर एग्जांपल्स बहुत सारी हैं जो बेयर एक्ट्स में भी गिवन है, और वो सारी एग्जांपल्स उनसे मिलती जुलती एग्जांपल्स को हम कवर कर रहे होंगे। तो हम ऑर्डिनरी डैमेजेस और मेजर ऑफ डैमेजेस पर भी एग्जांपल्स कवर करेंगे, स्पेशल डैमेजेस पर भी करेंगे, रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस पर भी करेंगे। कासी कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस सेम होते हैं तो इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, और अपने लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे इनकन्वीनियंस को रेमेडी कर सकते हो, तो उस पर भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास 22 एग्जाम्पल्स होंगी जो इस टॉपिक के अंदर हमने कवर करनी है। तो इन 7 पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले ब्रीच रेमेडीज एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस में कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज कब होती है। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट, वैसे इसको उर्दू में बोलेंगे तो शायद ये कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया गया, या उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो सिचुएशन में होती है, जब या तो एक पार्टी जो है या तो वो रिफ्यूज कर देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, या वो रिफ्यूज तो नहीं करती लेकिन एक्चुअली इट फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब ड्यू डेट आती है तो वो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्म नहीं कर सकते। जब वो पहले रिफ्यूज कर देते हैं तो इसको अक्सर एंटीसिपेटरी ब्रीच कहा जाता है। और जब एक्चुअल ड्यू डेट पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसे एक्चुअल ब्रीच कहा जाता है। लेकिन दोनों ही ब्रीच हैं और लॉ में दोनों का ही एक इम्पैक्ट सेम है। अच्छा, इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन ध्यान में रखनी है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पे परफॉर्मेंस लॉ के अंदर एक्सक्यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इनलीगैलिटी की वजह से अगर एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस जो है वो ब्रीच नहीं कहलाएगी, बल्कि उसमें परफॉर्मेंस एक्सक्यूज हो जाती है, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। अब जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाती है तो एक जाहिर बात है, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दी, दूसरी पार्टी जिसे हम एग्रीव पार्टी कहेंगे, उसके साथ ज्यादती हुई, उसके साथ गलत हुआ, तो उसके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो लॉ में एग्रीव पार्टी के पास बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं। टिपिकली उसको हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, एक्शन फॉर प्राइस, रेस्टिट्यूशन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जैसे रेस्टिट्यूशन है या रीपेमेंट ऑफ मनी वगैरह है। लेकिन जो सबसे मेन रेमेडी है वो है डैमेजेस की, यानी अमाउंट की कंपनसेशन क्लेम करना। और इसमें जो ये सेक्शन 73 हम पढ़ रहे हैं, ये गाइड ये करता है कि एग्रीव पार्टी वो पार्टी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादती हुई है, यानी दूसरी पार्टी ने ब्रीच किया होगा और ये इनोसेंट पार्टी होगी। तो एग्रीव पार्टी कैन रिकवर कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कास्ट टू हिम ड्यू टू ब्रीच बाय अदर पार्टी, दूसरी पार्टी की ब्रीच की वजह से अगर जो लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है। किस सिचुएशन में कर सकते हैं? विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। क्या आप कहते हैं कि जी ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात थी कि ये ब्रीच होनी थी तो ये नुकसान तो होना ही था। इसको टिपिकली जो है ना लॉ में ऑर्डिनरी डैमेजेस भी कहा जाता है। दूसरे वो लॉस क्लेम किए जा सकते हैं विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर द मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पार्टीज की नॉलेज में था कि टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच, के अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो गई तो दूसरी पार्टी को ये नुकसान हो सकता है, तो वो नुकसान भी आपको उसको पे करना पड़ेगा। इनको स्पेशल डैमेजेस कहते हैं। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं हमेशा, स्पेशल डैमेजेस सिर्फ तब क्लेम हो सकते हैं जब पार्टीज की नॉलेज में हो। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस का जहां पे भी होगा हम सिंपल मैयर देखेंगे, स्पेशल डैमेजेस को हम देखेंगे कि अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की नॉलेज में था तो हम कहेंगे कि जी ये डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं, और अगर वो पार्टीज की नॉलेज में नहीं था तो फिर क्लेम नहीं हो सकते। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस का। तो लॉ ये क्लैरिटी देता है कि सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन बाय रीजन ऑफ द ब्रीच, बिकॉज इट वुड नॉट बी फेयर टू एक्सपेक्ट द डिफेंडेंट टू कंपनसेट द क्लेमेंट फॉर देम। अच्छा, अब इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं कि एक पार्टी ने जो है ना पेमेंट करनी थी हमें, और हम कहते हैं कि जी अगर उन्होंने हमें ड्यू टाइम पर पेमेंट नहीं की तो, और उन्होंने 15 दिन डिले के साथ पेमेंट की, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस तो ये होंगे कि हम उन्हें कहते हैं कि जी आप उन 15 दिन का इंटरेस्ट हमें दें, और 15 डेज के डिले की वजह से जो इंटरेस्ट बनता है वो दें, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। अगर
हम उन्हें ये बता देते हैं कि भाई ये जो आपसे हम पैसे ले रहे हैं ये एक ख़ास जगह पर हमने पेमेंट करनी है, अगर पेमेंट ना की तो हमें 20,000 की पेनल्टी लगेगी। ये हमने उनको बता दिया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आपकी ब्रीच की सूरत में हमें 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस भी हो सकता है। तो फिर हम अगर ऐसा हमने उन्हें बता दिया था और वो फिर टाइम पर पे नहीं करते तो फिर हम उनसे इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं और हम उनसे जो है वो 20,000 की जो पेनल्टी उनकी ब्रीच की वजह से हमें पे करनी पड़ी वो भी उनसे क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों क्लेम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने उनकी नॉलेज में ये लेकर आए थे कि अगर आपने ब्रीच की तो ये हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें कहें कि जी आप जो पैसे देते हम उस पैसे से बिजनेस करते उससे प्रॉफिट होता, उस प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट करते उससे और प्रॉफिट होता, अगले 10-15 सालों में हमारा इतना इम्पैक्ट पड़ जाता, अब 15 दिन के डिफरेंस से वो इम्पैक्ट जो है ना काफ़ी हद तक कम हो गया तो आप हमें 5 मिलियन के डैमेजेस दे दें उसके। तो इस तरीके की चीज़ क्लेम नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत ही रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस है कि आप सोचें कि जी एक डिले इन पेमेंट की वजह से इतना कुछ हो सकता है। और ये अनफेयर होगा एक पार्टी के साथ कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपकी ज़िंदगी में फिर जितने भी मसले उस पैसे के बाद आ रहे हैं वो सारे मसले जो है ना वो पार्टी उसको हल करे, उनको कंपनसेट करके दे। तो डिफेंडेंट को ये कहना कि जी वो क्लेमेंट की सारी अमाउंट ही जो है ना कंपनसेट कर दे, ये फेयर नहीं होगा। जो लॉस रिमोट रिमोट कहते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी दूर की हो, और इनडायरेक्ट लॉस जो आप कहते हैं कि ब्रीच की वजह से नुकसान तो हुआ है लेकिन वो डायरेक्टली ब्रीच की वजह से नहीं हुआ, वो इनडायरेक्ट रीजन की वजह से हुआ है कि भाई पैसे आते री इन्वेस्ट होते तो शायद उससे भी प्रॉफिट जनरेट हो जाता। तो ये इनडायरेक्ट रीजन है। जो डायरेक्ट रीजन होगी वो ही क्लेम कर सकेंगे, इनडायरेक्ट और रिमोट वाले क्लेम नहीं कर सकेंगे। काफी सारी एग्जांपल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। कुछ फर्दर रूल्स हैं डैमेजेस के बारे में, वो जो खास तौर पे कि अगर हमने उनकी अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए तो लॉ गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि डैमेजेस को मेजर करने के लिए जनरल रूल ये है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाए सेल में तो उसमें जो डैमेजेस होंगे वो होंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। लेकिन मार्केट प्राइस कौन सी डेट की? जिस दिन डेट ऑफ ब्रीच हुई है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने वो वाली मार्केट प्राइस लेनी है जो डेट ऑफ ब्रीच की है। कई सिनेरियो एग्जाम क्वेश्चंस में आप ऐसे भी देखेंगे जहां पे डिफरेंट डेट्स का रेट गिवन होता है, यानी उस दिन का रेट भी गिवन होगा जिस दिन उस पार्टी ने आगे किसी और के साथ कॉन्टैक्ट किया है, या जिस दिन उन्होंने केस फाइल किया उस दिन का रेट भी गिवन होगा। तो हमने मार्केट प्राइस वो लेनी है जो ब्रीच की डेट है, यानी जिस डेट पर गुड्स डिलीवर होनी थी और नहीं हुई उस डेट को ब्रीच हुई है तो उस दिन जो मार्केट प्राइस थी उसको हम लेंगे। जैसे अभी हम काफी सारी एग्जांपल्स में भी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर है मीन्स ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस। लॉ एक बड़ा लॉजिकल सा रिक्वायरमेंट और भी यहाँ हमें देता है, और वो ये है कि इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मीन्स विच एग्जिस्टिंग ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस यानी जो आपको नुकसान हुआ उसको रेमेडी करना यानी उसको कम करना। कास्ट बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अब हमें जब डैमेजेस कोई भी कोर्ट मैयर करेगी या अलाउ करेगी कि भाई आप इतने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं तो इस बात को भी जहन में रखा जाएगा कि आप अपने नुकसान को कितना एक कम कर सकते थे और आपने उसको कम करने के लिए क्या किया। तो ये ड्यूटी होती है एग्रीव पार्टी की कि वो रीजनेबल स्टेप्स लें जिसमें वो कोशिश करें कि वो अपने लॉस को मिटिगेट करें यानी कम से कम करें। और आप ऐसी बेसिस पर कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते जब आप लॉस को अवॉइड कर सकते थे। इसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ कि लेट्स से कि हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था जिसमें उन्होंने हमें एक मशीनरी सप्लाई करनी थी 10 लाख रुपए की, उन्होंने उसकी ब्रीच कर दी। अच्छा, मार्केट में जो है ना वो डिफरेंट जगह पे मशीन मिल रही थी, कुछ जगह पे 11 लाख की मिल रही थी, कुछ जगह पे 12 लाख की मिल रही थी। तो हमें 12 लाख वाली तो नहीं खरीदनी चाहिए ना, हमें तो 11 लाख वाली खरीदनी चाहिए। यानी हम अपने लॉस को कम से कम करने की कोशिश करें। अगर हम जानबूझ के ज़्यादा अमाउंट वाली चीज़ खरीद लेंगे कि इसके तो डैमेजेस क्लेम कर लेने हैं तो वो क्लेम नहीं होंगे, हमें अपना लॉस अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर लॉस को मिटिगेट करने की अपॉर्चुनिटी मौजूद थी उसको अवॉइड किया जा सकता था और एक पार्टी ने उस लॉस को अवॉइड नहीं किया तो फिर वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकेंगे। फिर कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े थे। बेसिकली लॉ में तो इनके लिए जो टर्म यूज होती है वो ये होती है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम कहते हैं कि सर्टन
ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि ऐसी सिचुएशन जहां पे लॉ की तरफ से ऑब्लिगेशन इम्पोज हो जाती हैं और वो वैसी ही ऑब्लिगेशन होती हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो पार्टी के दरमियान, हालांकि पार्टीज के दरमियान एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता। तो इसमें रूल ये है कि इसके कासी कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस भी सेम होते हैं जैसे किसी और कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से होते हैं। तो कोई सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी ब्रीच में जिस तरह से डैमेजेस कैलकुलेट होंगे, कासी कॉन्ट्रैक्ट में भी बिल्कुल सेम होंगे। और हालांकि अब इसका मतलब क्या हुआ इस टोटल बात का, जब कासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता क्योंकि उसमें पार्टीज ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो नहीं की होती, तो एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन उसके डैमेजेस भी वैसे ही क्लेम होंगे ब्रीच के जैसे पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो गई हो। तो ये हम कॉन्सेप्ट जहन में रखेंगे। अच्छा, अब ये हमने ब्रीफली कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए, अब इन सारे कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए हम 22 डिफरेंट एग्जाम्पल्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब एग्जाम्पल्स की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम वो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस और मेजर ऑफ डैमेजेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा होगा। 10 एग्जाम्पल्स ऐसी हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। Naveed promised to deliver food at an event organized by Adil for 80 persons for 85,000. Just an hour before the event, Naveed informed that he would not be able to deliver the food. यानी breach of contract कर दी, 85,000 के अंदर food provide करना था, 1 घंटे पहले कहा कि food provide नहीं कर सकेंगे, यानी perform करने से refuse कर दिया, and that means कि यहाँ पे breach of contract हो गई। अदील अरेंज द फूड फ्रॉम अनदर कैटर विच डिड कॉस्ट हिम 93,000। तो उन्हें किसी और से फूड लेना पड़ा उस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में, और उस वक्त उन्हें वो ज़्यादा कॉस्ट का पड़ा, 93,000 का पड़ा। तो आप ये देखें कि नवीद की ब्रीच की वजह से अदील को क्या नुकसान हुआ। नवीद की ब्रीच की वजह से अदील को जो नुकसान हुआ वो हुआ 8,000 का, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 85,000 और मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ ब्रीच क्या थी, 93,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है उतनी अमाउंट के डैमेजेस अदील कैन क्लेम फ्रॉम नवीद। तो 8,000 की अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि अदील को अगर 8,000 रुपीज़ मिल जाएं तो उसके लिए तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट उसका 85,000 में परफॉर्म हुआ, क्योंकि 93,000 उसे देने पड़े, 8,000 उसे नवीद से कंपनसेशन मिल जाएगी, तो उसको तो फूड वो 85,000 में ही पड़ जाएगा। तो डैमेजेस का जनरल कॉन्सेप्ट भी ये होता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन हो जाए, ताकि एक पार्टी उसी पोजीशन में आ जाए जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ होता तो उसकी जो पोजीशन बनती। एक और एग्जांपल देखते हैं। आसिफ हायर्स बिलाल शिप टू गो टू कराची एंड देयर टेक ऑन बोर्ड ऑन द 1st of January अ कार्गो विच आसिफ इज टू प्रोवाइड एंड टू ब्रिंग इट टू गवादर। द फ्रेट टू बी पेड, इसमें है 800,000, यहां पर एक जीरो और लगा लेते हैं। अच्छा, बिलाल शिप does not go to Karachi, but Asif has opportunities of procuring suitable conveyance of the cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship। यानी अब क्या हुआ कि वो शिप तो कराची पे नहीं गया, लेकिन उसको एक और अल्टरनेटिव शिप मिल गया और वो भी उसी रेट पर मिल गया, यानी 800,000 पर ही मिल गया। तो यहाँ पर देखें उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी कर लिया। उसने कहा ठीक है, अच्छा 8 लाख में यहाँ जाना था, इन्होंने ब्रीच कर दिया, उसने एक और शिप वालों के साथ कांटेक्ट करके अपना कार्गो भिजवा दिया 8 लाख रुपए में। लेकिन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने में, जैसे गुड्स एक जगह पड़ी हुई थी उनको दूसरी जगह लेकर जाने में उसको 1 लाख रुपए का एक्सपेंस लग गया। अब ये वर्डिंग है कि आसिफ अवेल्स हिमसेल्फ ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, यानी उसने 8 लाख का जो है ना वो फ्रेट पे करके कार्गो तो अपना भेज दिया, लेकिन उसको कुछ उस मामले में ट्रबल और एक्सपेंस हुआ जो कि 1 लाख रुपए का था लेट से। तो अगर आप नोटिस करें तो अमाउंट ऑफ फ्रेट में तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो सेम है। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको नुकसान हुआ है वो ये हुआ कि ये 1 लाख रुपीज पे करने पड़े, जो कि नेचुरल थे कि एक शिप के लिए सामान एक जगह पे पड़ा हुआ है तो दूसरे शिप तक उस सामान को लेकर जाने के लिए उसकी लोडिंग, उसका फिर वो जो ट्रांसफर है और फिर अनलोडिंग का एक्सपेंस तो करना पड़ा होगा। तो वो ये 1 लाख रुपीज ही कंपनसेशन के क्लेम कर सकता है। आसिफ इज इंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम बिलाल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रबल एंड एक्सपेंसेस 1 लाख, क्योंकि फ्रेट वाले मामले में तो उसको कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो जब कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो उसकी कोई कंपनसेशन भी नहीं बनती। एग्जाम्पल 3 देखेंगे। आजम कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय ऑफ बाबर एट रुपीज 150 पर केजी 500 kg ऑफ राइस, यानी बाबर से उसने 500 kg राइस की बात की और रेट डिसाइड हो गया 150 पर केजी का। नो टाइम बीइंग फिक्स फॉर डिलीवरी, टाइम फिक्स नहीं हुआ था।
आजम आफ्टरवर्ड इन्फॉर्म बाबर दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द राइस इफ टेंडर टू हिम। बाद में उसने कहा जी मैं तो आपसे राइस नहीं लूंगा, मार्केट प्राइस क्योंकि उसकी गिर गई थी 130 पर केजी पे। तो जिस डेट पर इन्फॉर्म किया उस डेट पर ब्रीच हो गई और उस दिन जो रेट है वो 150 से कम होकर 130 हो गया था। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें आजम को नुकसान क्या हुआ। आजम को नुकसान ये हुआ कि अब वो मार्केट में अगर बेचेगा तो 130 पर सेल करना पड़ेगा, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस 150 थी। तो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से उसे 20 रुपए कम पर सेल करना पड़ेगा, उसे पर केजी 20 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। और क्योंकि 500 केजी हैं तो टोटल ये बन जाएंगे 10,000 रुपीज़, और वो ये 10,000 रुपीज़ ही क्लेम कर सकता है जो प्राइस का डिफरेंशियल है। कौन सी प्राइस का डिफरेंस? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ ब्रीच। तो एट द डेट ऑफ ब्रीच की ही मार्केट प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 4, आलिया कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बिस्मा शिप फॉर ₹6 बिलियन बट ब्रेक्स हर प्रॉमिस, के बाद में नहीं खरीदा। प्राइस विच बिस्मा कुड ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वाज 5.8 बिलियन। भाई आलिया ने उससे 6 बिलियन का नहीं खरीदा, तो मार्केट में फिर उसको जो ब्रीच वाले दिन पर वो जितने का बेच सकती थी वो 5.8 बिलियन का बेच सकती थी। तो इसका मतलब है कि अगर वो एट द डेट ऑफ ब्रीच उस शिप को किसी और पार्टी को सेल करती तो उन्हें 5.8 बिलियन मिलते, यानी ब्रीच की वजह से जो उनका पोटेंशियल लॉस था वो 0.2 बिलियन का था। और यही वो अमाउंट होगी जो कंपनसेशन में क्लेम की जा सकती है। एंड आलिया मस्ट पे टू बिस्मा बाय वे ऑफ कंपनसेशन द एक्सेस 0.2 बिलियन, दैट इज डिफरेंस ऑफ दीज टू फिगर्स। एग्जाम्पल 5 देखते हैं अब। Arslan, the owner of a boat, contracts with Burhan to take a cargo of yarn to Gwadar for sale at Gwadar starting on a specified day। एक खास दिन पे जी बोट चलेगी और वो फिर गवादर के पोर्ट पर पहुंचेगी। अच्छा, इफ बोट अराइव्ड ऑन टाइम बुरहान कुड सेल द कार्गो फॉर ₹6 मिलियन। सही टाइम पर चलती और सही टाइम पर पहुंचती तो वो उस कार्गो को 6 मिलियन का सेल कर सकते थे। द बोट ओइंग टू सम अवॉइडेबल कॉजेज डज नॉट स्टार्ट एट द टाइम अपॉइंटेड, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। स्पेसिफिक जिस डे पर उसका बोट को जो है ट्रैवलिंग करनी चाहिए थी उस डे पर उसने नहीं की ट्रैवलिंग। वेयर बाय द अराइवल ऑफ कार्गो एट गवादर इज डिलेड, जिसकी वजह से सारी बात है कि जो उसका अराइवल था वो भी डिले हो गया। एंड बाय दिस टाइम द प्राइस ऑफ यार्न फॉल्स टू ₹5 मिलियन। तो अगर सही टाइम पर बोट चलती, सही टाइम पर अराइव होती तो 6 मिलियन में चीज़ सेल हो सकती थी, और अब वो सेल हो सकती है सिर्फ 5 मिलियन में। तो जो कंपनसेशन बुरहान को मिलेगी बाय अरसलान वो इसका डिफरेंस मिलेगी, यानी 6 मिलियन और 5 मिलियन का डिफरेंस, दैट इज ₹1 मिलियन। क्योंकि नॉर्मल अराइवल डेट और डिलेड अराइवल डेट, इन दो डेट पर जो रेट का फर्क है वही बेसिकली कंपनसेशन के अंदर दिया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। अकमल कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर कामरान हाउस इन अ सर्टेन मैनर एंड रिसीव्स पेमेंट इन एडवांस। अकमल हाउस रिपेयर तो कर दी उसने बट नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच तो हो गई, परफॉर्मेंस जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं की गई तो वो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जाहिर बात है कि प्रॉपर रिपेयर नहीं हुई तो कामरान को किसी और से रिपेयर करवानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसकी स्पेसिफिकेशन थी उसके मुताबिक अब किसी और से उसको ठीक करवाना पड़ेगा, और उस किसी और से जो ठीक करवाने पर उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो रिकवर कर सकता है। सो कामरान इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम अकमल द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रिपेयर जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कॉन्फॉर्मिटी में हो, जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो। तो जो फर्दर रिपेयर्स करके उसे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बनाने में एक्सपेंसेस होंगे उसको वो क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। अजमल कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेट हिज शिप टू सईद फॉर अ ईयर, एक साल के लिए चार्टर जैसे कर लेते हैं शिप को, फ्रॉम द 1 जनवरी फॉर अ सर्टन प्राइस जो कि 28 मिलियन थी। अच्छा, फ्रेट्स जो हैं उनकी कीमत बढ़ गई। ऑन द 1 जनवरी द हायर ऑब्टेनेबल फॉर द शिप इज हायर 32 मिलियन देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी अब जो है वो रेट बढ़ के 32 मिलियन हो गया। यानी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन 28 मिलियन पे हायर होनी थी, 1 जनवरी को रेट्स बढ़ गए, और अब अगर कोई एक साल के लिए लेता है तो शिप को तो वो 32 मिलियन में हायर के लिए मिलता है। और अजमल जो है वो अपना प्रॉमिस ब्रेक कर देता है, यानी वो 1 ईयर के लिए उसको शिप प्रोवाइड नहीं करता। तो देखें अजमल ने जो जहाँ पे नाम का थोड़ा सा इम्पैक्ट आ गया, अजमल ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सईद के साथ उसमें 28 मिलियन पे देना था, और बाद में उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से अब सईद को क्या इशू आएगा।
सईद को ये इशू आएगा कि पहले जो शिप उसको 28 मिलियन में मिलना था, अब वो किसी और से लेगा तो वो उसको 32 मिलियन में मिलेगा, यानी उसको ये जो अमाउंट है ये 4 मिलियन की एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ जाएगी। तो ये 4 मिलियन का ही जो प्राइस डिफरेंस है ये वो कंपनसेशन में क्लेम कर सकता है। यहाँ हम नाम करेक्ट कर लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ 4 मिलियन पे होगा, 32 मिलियन और 28 मिलियन का डिफरेंस, कि जिस प्राइस पर उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिस प्राइस पर जब हायर शुरू होनी थी और उसको प्रोवाइड नहीं की गई उस पर वो किसी और से किसी और शिप को हायर कर सकता था। एग्जाम्पल 8 डिस्कस करते हैं। अदील कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई जाजिब विद 1000 kg ऑफ आयरन एट 20 पर kg अबव द प्राइस, यानी उसे जिस भी प्राइस पर मिलेगा उससे वो 20 रुपीज ऊपर लेगा, अबव द प्राइस एट विच अदील कुड प्रोक्योर एंड डिलीवर द आयरन। भाई जिस पे होल फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी मैं लेकर आऊंगा जो होलसेल रेट पर, और होलसेल रेट पर जिस रेट पर भी आएगा उससे 20 रुपीज पर kg मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो पार्टीज के दरमियान। बाद में जाजिब रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू रिसीव द आयरन, उसने वो डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया, यानी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई। तो ऐसे में अब एक कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो गई। जब एक पार्टी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर कंपनसेशन किस हिसाब से पे होगी? अब देखिए हमें रेट नहीं बताया हुआ कि आयरन का रेट क्या था, लेकिन ये पता है कि जो भी रेट होना था उसके अंदर 20 रुपीज़ पर kg का प्रॉफिट होना था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से कंपनसेशन होगी। तो 1000 kg है तो 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 20,000 रुपीज़ बन जाएंगे। तो ये अमाउंट जो है वो जाजिब को, अदील को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यही नुकसान है जो ब्रीच की वजह से हुआ है। भाई अगर जाजिब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता तो अदील को बेसिकली 20,000 का ये प्रॉफिट हो जाता। ब्रीच की वजह से क्या हुआ कि 20,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए यही वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है जो क्लेम की जा सकती है। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। आबिद सेल सर्टन मर्चेंडाइज टू साजिद वारंटिंग इट टू बी ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी, यानी उसने उसको एक वारंटी दी कि भाई ये खास क्वालिटी होगी, ये मैं आपके उसके साथ टर्म डिफाइन कर ली, और साजिद ने इस वारंटी की बेसिस पर उसको आगे हबीब को सेल कर दिया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट आबिद और साजिद के दरमियान है और एक साजिद और हबीब के दरमियान है। तो गुड्स प्रूव टू बी नॉट अकॉर्डिंग टू द वारंटी, कि जो वारंटी आबिद ने कही थी उसके मुताबिक नहीं है, और इस वजह से साजिद को हबीब को कंपनसेशन पे करनी पड़ी। आगे जिस पार्टी के साथ डील की हुई थी उन्होंने कहा जी ये तो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, और उसके बाद उनकी कंपनसेशन क्लेम करनी पड़ी। तो साजिद को नुकसान क्या हुआ? साजिद को नुकसान आबिद की इस ब्रीच की वजह से यह हुआ कि उसे हबीब को कंपनसेशन देनी पड़ी। अगर आबिद की वारंटी ठीक होती तो हबीब को कंपनसेशन ना देनी पड़ती। इसलिए साजिद का जो राइट बनता है कि वो उतनी ही कंपनसेशन क्लेम कर सकता है जितनी अमाउंट उसने हबीब को पे की है, उतनी अमाउंट वो रीइंबर्समेंट लेगा फ्रॉम आबिद। अब देखते हैं एग्जांपल 10। अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर 5000 kg ऑफ राइस टू तनवीर ऑन द 1st of January एट ₹100 पर kg। तो रेट डिसाइड हो गया 100 पर kg, क्वांटिटी है 5000 kg। तनवीर आफ्टरवर्ड्स बिफोर द 1st of January कॉन्ट्रैक्ट टू सेल राइस टू रिजवान एट अ प्राइस ऑफ ₹125 पर kg, जो कि मार्केट प्राइस से हायर रेट है। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या है? उसने अमजद ने तो प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। मार्केट प्राइस वाज 120 पर kg, जबकि एक और पार्टी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया 125 पे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जब डैमेजेस का मैयर करेंगे तो क्या हमें 100 को 125 के साथ कंपेयर करना चाहिए या 100 को 120 के साथ कंपेयर करना चाहिए? एक तो ये ध्यान में रखना है कि ये क्योंकि तनवीर ने बाद में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये पार्टीज की नॉलेज में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं। तो 100 और 125 का कंपैरिजन की बेस पर तो डैमेजेस कैलकुलेट नहीं होंगे। कंपैरिजन होगा 100 और 120 का, और 20 पर kg के डैमेजेस बनते हैं। 5000 kg हैं तो 100,000 के डैमेजेस क्लेम हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा कि इन एस्टिमेटिंग द कंपनसेशन पेएबल बाय अमजद टू तनवीर मार्केट प्राइस ऑफ द 1st of January जो है जिस दिन ब्रीच हुई है उसको कंसीडर करेंगे, और वो वाला प्रॉफिट जो रिजवान को सेल करते तो वो वाला कंसीडर नहीं होगा। तो डैमेजेस जो हैं वो 20 पर kg के हिसाब से 5000 kg पे ₹100,000 के बनेंगे। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्पेशल डैमेजेस का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल 11 देखते हैं।
आजम अ बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स टू इरेक्ट एंड फिनिश अ हाउस बाय द 1 जनवरी। एक तो डेट फिक्स हो गई कि जो कंस्ट्रक्शन घर की करनी है वो 1 जनवरी तक कर देनी है। इन ऑर्डर दैट बाबर में गिव पोजेशन ऑफ इट एट दैट टाइम टू कासिम टू होम बाबर हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट। यानी आगे जो है वो बाबर ने कासिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो उसको रेंट पर देना उसने 1 जनवरी से, इसलिए 1 जनवरी तक पोजेशन देना ज़रूरी है। एंड आजम इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाबर एंड कासिम, और यहाँ पे पार्टीज की नॉलेज में है कि भाई आजम की नॉलेज में है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि आगे जो रेंट का एग्रीमेंट बाबर और कासिम के दरमियान हुआ है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि आजम बिल्ड द हाउस सो बैडली दैट बिफोर द 1 जनवरी इट फॉल्स डाउन। वो इतना खराब बना हुआ था कि वो गिर गया। एंड हैज टू बी रीबिल्ट बाय बाबर, दोबारा बनाना पड़ा बाबर को, उस पर भी उसका एक्सपेंस हुआ होगा। Who in consequence loses the rent which he was to have received from Qasim। अब जाहिर बात है टाइम पर घर बना हुआ नहीं था तो रेंट पर नहीं दिया जा सका, तो रेंट के पैसे नहीं आए, दूसरा लॉस हो गया। एंड इज ओब्लाइज टू मेक कंपनसेशन टू कासिम फॉर द ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। और फिर क्योंकि रेंट पर अवेलेबल करना था 1 जनवरी को, वो आगे रेंट पर अवेलेबल नहीं कर सका, तो कासिम को डैमेजेस भी पे करने पड़ गए। तो 3 किस्म के लॉसेज हुए आजम की ब्रीच की वजह से बाबर को। तो यहाँ पर आजम को क्या क्या चीज़ कंपनसेट करनी पड़ेगी, अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो हम कहते हैं एक वो लॉस जो नेचुरली अराइज हुआ। अब ये जो पहला है कि घर गिर गया तो दोबारा बनाना पड़ा, ये तो नेचुरली अराइज हो रहा है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो रेंट के कॉन्ट्रैक्ट और कंपनसेशन की वजह से लॉस अराइज हुआ वो भी क्लेम हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पार्टीज की नॉलेज में था, क्लियरली मैंशनड है कि आजम वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए हम कहेंगे कि आजम मस्ट मेक कंपनसेशन टू बाबर फॉर कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस, ये तो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। जो रेंट का लॉस हुआ वो, और कंपनसेशन मेड टू कासिम वो, ये दोनों स्पेशल डैमेजेस हैं। एग्जाम्पल 12 देखते हैं। आसिफ हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड विद बशीर टू सप्लाई बशीर विद 1000 kg ऑफ आयरन एट ₹500 पर kg to be delivered at a stated time, contracts with Salim for the purchase of 1000 kg of iron at ₹400 per kg। तो पहले उसने एक और पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उन्हें 500 पर सप्लाई करना है, तो अब उसने एक सप्लायर के साथ अरेंजमेंट किया जिस पर वो उसे 400 पर kg के हिसाब से उनसे खरीदेंगे। टेलिंग सलीम दैट ही डज सो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग इस कॉन्ट्रैक्ट विद बशीर, यानी पार्टीज की नॉलेज में है कि सलीम को बता दिया भाई जो आपसे 400 के हिसाब से लूंगा वो आगे बशीर को 500 kg के हिसाब से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आगे मैंने सप्लाई करना है। इसके बावजूद सलीम फेल्स टू परफॉर्म इस कॉन्ट्रैक्ट विद आसिम हु कैन नॉट प्रोक्योर अदर आयरन, कोई किसी और जगह से आयरन नहीं मिल सका, और उनका जो बशीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो फिर रिसेंड हो गया, क्योंकि बशीर को जब आयरन सप्लाई नहीं हुआ तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आसिफ को नुकसान क्या हुआ, आसिफ को नुकसान ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सका उसका बशीर के साथ, जो कि परफॉर्म होता तो उसको 400 और 500 के डिफरेंस के तौर पे 100 पर kg का प्रॉफिट होता, और 1000 kgs हैं, तो 1000 kgs पर 100 के हिसाब से जो अमाउंट बनती है वो बनती है 100,000। तो इतनी ही अमाउंट का नुकसान हुआ है, और यही अमाउंट जो है वो बेसिकली सलीम से क्लेम कर सकते हैं। सलीम मस्ट पे टू आसिफ दिस अमाउंट 100 पर kg जो डिफरेंशियल है, और 1000 kgs पर ये अमाउंट बन जाएगी 100,000 की। अब वंस अगेन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात थी इन दोनों सिनेरियो में, यहाँ पे पार्टीज की नॉलेज में था इसलिए स्पेशल डैमेजेस क्लेम हो सकते थे। तो आपने किसी भी सिनेरियो में क्या किसी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने वाला लॉस भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लेम किया जा सकता है या नहीं, उसमें यह देखना है कि क्या पार्टीज की नॉलेज में वो बात थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट के अगर ब्रीच हुई तो ये नुकसान लाइकली रिजल्ट हो सकता है। तो ये अगर होगा पॉइंट सिनेरियो के अंदर तो फिर हम कहेंगे कि वो अमाउंट भी क्लेम हो सकती है, अदरवाइज क्लेम नहीं हो सकती। एग्जाम्पल 13 है। अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स विद बिलाल टू मेक एंड डिलीवर टू बिलाल बाय अ फिक्स डे फॉर ₹50 million अ मशीनरी। तो 50 million की एक मशीनरी देनी है, अमजद डज नॉट डिलीवर एट द टाइम स्पेसिफाइड, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। एंड इन कंसिक्वेंस ऑफ दिस बिलाल इज ओब्लाइज टू प्रोक्योर अनदर मशीनरी फॉर 55 million and is prevented from performing a contract which Bilal had made with a third person at the time of his contract with Amjad
बट विच अमजद हैड नॉट बीन देन कम्युनिकेटेड टू अमजद, कि वो अमजद को बताया नहीं था, उसने एक और पार्टी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। एंड इज कंपेल्ड टू मेक कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 मिलियन। तो एक तो 5 मिलियन का लॉस हुआ कि मशीनरी फिर मार्केट से खरीदनी पड़ी जो कि महंगी मिली, और फिर उस मशीन के लेट मिलने की वजह से एक और कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो गई जिसमें 2 मिलियन की कंपनसेशन देनी पड़ी। तो देखें ये जो 5 मिलियन का डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस, ये तो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, ये तो क्लेम हो ही सकते हैं, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन ये जो स्पेशल डैमेजेस हैं 2 मिलियन के, जो एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये क्लेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि क्लियर बताया हुआ है कि ये पार्टी की नॉलेज में नहीं था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 14, Aslam contracts to sell and deliver 500 bales of cotton to Kunal on a fixed day. Aslam knows nothing of Kunal's mode of conducting his business, कि वो क्या बिजनेस करता है, कैसे बिजनेस करता है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। और असलम ब्रेक्स हिज प्रॉमिस एंड कुनाल हैविंग नो कॉटन, कोई कॉटन नहीं थी, तो उसको अपनी मिल बंद करनी पड़ गई। किसी और जगह पे कॉटन उस टाइम पे मिल नहीं रही थी, तो उसको अपनी मिल बंद करनी पड़ गई कि रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो उसको अपनी मिल चलाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब ये बड़ा ह्यूज लॉस हो गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो पूरी मिल के क्लोज होने की वजह से जो उसे नुकसानात हुए हैं, क्या वो क्लेम कर सकता है असलम से? तो इसका लॉ में आंसर तो ये है कि असलम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कुनाल फॉर द लॉस कास्ट बाय कुनाल बाय द क्लोजिंग ऑफ द मिल सिंस दिस कंसिक्वेंस वाज नॉट हिज इन नॉलेज। ये जो बताया गया कि असलम नोज नथिंग, तो असलम वुड स्टिल हैव टू पे ऑर्डिनरी डैमेज। जो प्राइस का डिफरेंशियल है ना, कि जी कॉटन का जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था और कॉटन का रेट जो मार्केट प्राइस के मुताबिक था एट द डेट ऑफ ब्रीच, जिस दिन पर उसकी डिलीवरी होनी थी, वो जो डिफरेंस है वो तो स्टिल देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। लेकिन मिल क्लोज हो जाने की वजह से जो एक्सपेंसेस हुए वो स्पेशल डैमेजेस हैं, और वो सिर्फ तभी क्लेम किया जा सकते थे अगर पार्टीज की नॉलेज में होता, और वो भी कब होता? जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ब्रीच हुई तो ये चीज प्रॉब्लम आ सकता है, फिर क्लेम हो सकते थे, वरना नहीं हो सकते। यहां पे क्योंकि नॉलेज नहीं है तो क्लेम नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस पर। एग्जाम्पल 15, ऑन 1 दिसंबर कासिम कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड डिलीवर 50 टन ऑफ व्हीट, 8,000 पर टन के हिसाब से यूसुफ को देना है ऑन 1 जनवरी। कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर को हो रहा है, डिलीवरी 1 जनवरी को होनी है, एक महीने के बाद। ऑन 20 दिसंबर, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेकिन डिलीवरी डेट से पहले, यूसुफ आफ्टरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल दोज गुड्स टू हारिस एट ₹10,000 पर टन। आगे एक और पार्टी के साथ 10,000 पर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कासिम की तरफ से ब्रीच हो गई कि वो गुड्स डिलीवर नहीं कर सका, और 1 जनवरी को जो प्राइस थी वो 9,500 थी। तो क्या हमारा जो कंपैरिजन होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 8,000 है, तो 8,000 को 9,500 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये मार्केट रेट है एट द डेट ऑफ ब्रीच। 8,000 को 10,000 से कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो 10,000 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये एक तो हुआ ही कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट के बाद हुआ है, तो ये तो पार्टीज की नॉलेज में ही नहीं था कि भाई ये हारिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो सकती है, यानी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो एटलीस्ट नहीं था। तो 1 दिसंबर को नॉलेज में होता, फिर 10,000 पर टन रेलिवेंट होता, वरना वो रेलिवेंट नहीं है। तो यूसुफ जो है वो 8,000 और 9,500 का डिफरेंशियल वो क्लेम कर सकता है, जो कि 50 टन पर अमाउंट बन जाएगी 75,000, और पूरे 1 लाख रुपए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि 8,000 और 10,000 का डिफरेंस होता 2,000, 50 टन पर वो बन जाते 1 लाख रुपए। तो वो 1 लाख रुपए क्लेम नहीं कर सकता, 75,000 क्लेम कर सकता है, जो कि डिफरेंस है 9,500 के साथ। 10,000 वाली प्राइस यहां पर रेलिवेंट नहीं होगी, क्योंकि इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर है जी एग्जाम्पल 16, आजम डिलीवर्स टू बाबर अ कॉमन कैरियर, यानी जो ये सामान लेकर जाते हैं, अ मशीन टू बी डिलीवर्ड, ट्रांसपोर्टर कार्गो के, अ मशीन टू बी डिलीवर्ड विदाउट डिले टू आजम मिल इन्फॉर्मिंग दैट हिज मिल हैज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ द मशीन, कि भाई मेरी मिल बंद पड़ी हुई है मशीन के बगैर, इसलिए अगर आप डिले करोगे तो मुझे नुकसान होगा मुसलसल। बाबर unreasonably delays the delivery of machine and Azam in consequence loses a profitable contract with the government.
अब आजम इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम बाबर बाय वे ऑफ कंपनसेशन एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो कि ऑर्डिनरी डैमेजेस बनते हैं, क्योंकि आपने जब बता दिया था पार्टी को कि भाई मिल में काम रुका हुआ है मशीन के ना होने की वजह से, तो ये तो पार्टीज की नॉलेज में था कि अगर मशीन डिले होगी तो मिल बंद रहेगी और उसमें जो एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है, उसका नुकसान हो रहा होगा, तो वो तो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये बात कि एक आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है गवर्नमेंट के साथ और वो कोई स्पेशल प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये पार्टीज की नॉलेज में नहीं थी, और इसका जो नुकसान है वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इट वाज टू रिमोट फॉर द पार्टीज टू नो कि ऐसा कोई प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। तो बात यह है कि बाबर ने जो डिले किया है, तो बाबर की नॉलेज में ये नहीं था, ये टू रिमोट होता कि उसकी नॉलेज में ये बात भी होती कि जी अगर मिल बंद होगी तो उससे कोई गवर्नमेंट का प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट भी, उसका भी नुकसान हो जाएगा। एग्जाम्पल 17 देखते हैं। जोसेफ कॉन्ट्रैक्ट टू पे अ सम ऑफ मनी टू बाइडेन ऑन अ डे स्पेसिफाइड, अमाउंट पे करनी थी, जैसे बोरिंग वगैरह की अमाउंट होती है। जोसेफ डज नॉट पे द मनी ऑन दैट डे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इन कंसिक्वेंसेज ऑफ मनी ही वॉज अनेबल टू पे हिज डेट एंड हिज टोटली रूम्ड, लाइक आप कहेंगे जी बैंकरप्सी हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जोसेफ की लाइबिलिटी होगी कि वो फिर उसकी तमाम किस्म के लॉसेस को रिकवर करे? नहीं, रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस की रिकवरी नहीं होती, सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस भी तब जब पार्टीज की नॉलेज में हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखें, जो अमाउंट जोसेफ की, ये भी नहीं है कि लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, जोसेफ की इतनी लाइबिलिटी तो है कि वो प्रिंसिपल सम अभी भी पे करे, और जितना डिले किया है उसकी वजह से जो इंटरेस्ट बनता है उसको भी पे करे। बट जोसेफ इज नॉट लाइबल टू मेक गुड टू बाइडन एनीथिंग एक्स्ट्रा। प्रिंसिपल और जितने डिले हुआ है उतने दिन के इंटरेस्ट के अलावा कोई और एक्स्ट्रा अमाउंट की लाइबिलिटी नहीं बनती, उसकी कंपनसेशन क्लेम नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल 18 है। Pence, a ship owner, contracts with Harris to convey him from Karachi to Sydney in Pence ship sailing on the 1st of January, and Harris pays to Pence by way of deposit 50% of his passage money। यानी उसने शिप के अंदर ट्रैवल करना था, 1 जनवरी को करना था, और उसने उसका 50% डिपॉजिट जमा करवा दिया। शिप डज नॉट सेल ऑन द 1 जनवरी, तो अब जो शिप डिसाइड हुआ था हैरिस का, वो 1 जनवरी को उसने जो है नहीं वहाँ से सेल किया, स्टार्ट नहीं किया अपनी जर्नी या वॉयज जो भी कहें आप। तो इन कंसिक्वेंस हैरिस को डिटेन होना पड़ा, यानी रुकना पड़ा इन कराची फॉर सम टाइम एंड देयर बाय पुट टू सम एक्सपेंस, रुकना पड़ा, उस दौरान उसके एक्सपेंसेस भी हुए। प्रोसीड टू सिडनी इन अनदर वेसल, एक और शिप में बैठकर वो सिडनी गया, एंड इन कंसिक्वेंस अराइविंग टू लेट इन सिडनी लूजेज द सम ऑफ मनी। सिडनी में लेट से कोई बिजनेस मीटिंग थी, वहां पर पहुंच के जो है ना, देर से पहुंचने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई और उसको नुकसान हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या क्लेम कर सकता है। तो हैरिस कैन क्लेम जो उसका डिपॉजिट था विद इंटरेस्ट, वो क्लेम कर सकता है। उसको एक्स्ट्रा कराची में स्टे करना पड़ा, उसके जो एक्सपेंसेस हुए वो क्लेम कर सकता है। उसको सिडनी में जाने के लिए एक और वेसल हायर करना पड़ा, अगर उसमें उसको एक्स्ट्रा किराया पे करना पड़ा तो वो उसके भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये तो वो लॉसेज हैं जो नेचुरली अराइज हो रहे हैं। जो अमाउंट वो क्लेम नहीं कर सकता, जो उसने सिडनी जाकर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने थे और उसमें प्रॉफिट कमाना था या सम ऑफ मनी अर्न करना था, वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये टू रिमोट एंड इनडायरेक्ट हो जाएगा कि जी मैं वहां पहुंचता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। शेख चिल्ली वाली बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली रिमोट और इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ ब्रीच कंसीडर नहीं होगा। एग्जाम्पल 19 देखते हैं। Xi contacts to sell and deliver to Putin on the 1st of January certain cloth which Putin intends to manufacture into caps of a particular kind for which there is no demand except at that season। के कोई खास कैप बनती हैं जो एक खास सीजन, फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं।
क्लॉथ इज नॉट डिलीवर्ड टिल आफ्टर द अपॉइंटेड टाइम एंड टू लेट टू बी यूज्ड दैट ईयर इन मेकिंग कैप्स, यानी इतना डिले से मिला कि अब वो कैप्स उससे नहीं बन सकते, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो कंपनसेशन क्या क्या क्लेम की जा सकती है, तो बात यह है कि जो नॉर्मल प्राइस डिफरेंस है वो तो क्लेम किया जा सकता है, कि डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो एट द डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड थी वो क्लेम की जा सकती है। लेकिन अब प्यूटन की तरफ से अगर ये क्लेम आता है कि जी अगर क्लॉथ मुझे मिल जाता तो मैं प्रॉफिट अर्न कर लेता, या फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने कुछ एक्सपेंसेस कर रखे थे वो ज़ाया हो गए, तो वो क्लेम नहीं किए जा सकते। क्योंकि देखिए वो अगर उन्हें जीपिंग की तरफ से नहीं मिली थी क्लॉथ, तो वो मार्केट में किसी और से क्लॉथ लेकर उससे अपना सारा काम कर सकते थे, ना उनका प्रॉफिट ज़ाया होता, ना उनके कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सेटअप पे एक्सपेंसेस लगाए थे वो ज़ाया होते। तो इन दैट सिचुएशन उनको जो है ना ज़्यादा नुकसान ना होता और वो सिर्फ मार्केट का डिफरेंस स्टिल भी क्लेम कर सकते हैं। तो अगर कोई एक पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है और आप फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और अपना नुकसान बढ़ाते जाते हैं, तो वो लॉजिकल नहीं है, वो सारे नुकसान आप क्लेम नहीं कर सकते। तो रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस जो हैं वो क्लेम नहीं हो सकेंगे। फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का हमने अभी रूल पढ़ा था इस वीडियो के स्टार्ट में कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस वैसे ही क्लेम होते हैं जैसे किसी और कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सी। अनवर अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सलीम्स हाउस बाय मिस्टेक, सलीम उन गुड्स को अपना समझ के कंज्यूम कर लेता है, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब एक पर्सन से जो गुड्स बिलोंग करती हैं वो दूसरा इस्तेमाल कर ले, तो लॉ में ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको उसके लिए कंपनसेट करना होगा। तो अनवर को फिर वो गुड्स जो हैं वो मार्केट से, उसको तो बिजनेस की गुड्स थी तो उसको मार्केट से नेक्स्ट डे खरीदनी पड़ी, तो उसकी कंपनसेशन क्या होगी कि वो मार्केट प्राइस जो अनवर ने उन गुड्स के लिए पे की सलीम उनको पे करेगा। क्योंकि सलीम को क्या चाहिए था, सलीम को ये चाहिए था कि जो गुड्स उसके घर पे बाय मिस्टेक छोड़ दी गई थी वो उनको अपनी गुड्स ट्रीट ना करता, उनको रखता और उन्हें वापस करता अनवर को। क्योंकि उसने उनको अपनी गुड्स ट्रीट करके यूज कर लिया तो अनवर को मार्केट से और गुड्स खरीदनी पड़ी और वही उसका नुकसान हुआ। तो वही नुकसान जो है वो सलीम को अब उसको रीपे करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। अब हम लास्ट टू एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मीन्स ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस, यानी किसी को भी जो एग्रीव पार्टी होती है, जो इनोसेंट पार्टी होती है, उसको अपना लॉस कम करने की कोशिश करनी चाहिए। Example 21, Bilal contracted to pay 5 lakh to Jamal for procuring raw material for a specific order from government. तो specific order के लिए है, Bilal clearly stated that in case order is not fulfilled he will lose profit of 2 lakh. तो ये भी क्लियर बता दिया कि भाई अगर आप मुझे 5 लाख का नहीं दोगे तो फिर मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। जमाल ने डिलीवरी नहीं की रॉ मटेरियल्स की, जिसका मतलब है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। बिलाल कुड बाय द रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट फॉर 6 लाख, 6 लाख में बाय कर सकता था बट डिड नॉट डू दैट एंड फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ स्पेशल डैमेजेस ऑफ रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए के लिए केस कर दिया और 6 लाख पर मार्केट से अगर वो रॉ मटेरियल मिल रहा था तो वो नहीं खरीदा। हालांकि देखें कि जमाल अगर 5 लाख के बजाय 6 लाख पर मार्केट से वो रॉ मटेरियल खरीद लेता तो उसको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता और फिर उसको गवर्नमेंट के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, जो ऑर्डर था, उसमें कोई प्रॉफिट लूज ना होता, तो उस तरह से उसका 1 लाख का नुकसान होता। इस तरह उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करके और मार्केट से चीजें बाय ना करके 2 लाख का नुकसान कर लिया। तो एक जहां पे लॉस अवॉइड हो सकता था उसको अवॉइड नहीं किया, तो उसको रिकवरी जो होगी वो सिर्फ 1 लाख रुपए ही रिकवर कर सकता है, अब 2 लाख रुपए रिकवर नहीं कर सकता। हालांकि इसमें क्लियरली स्टेट कर दिया था तो स्पेशल डैमेजेस वाला रूल अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसने अपने लॉस को कम करने की कोशिश नहीं की तो वो सिर्फ 1 लाख रुपए रिकवर कर सकेगा, 2 लाख इसलिए रिकवर नहीं कर सकेगा कि 2 लाख के लॉस को कम करना उसकी ड्यूटी थी, जो उसने ड्यूटी पूरी नहीं की। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आबिद टुक अ शॉप ऑन रेंट फ्रॉम हामिद एंड पेड 1 मंथ रेंट इन एडवांस, 1 महीने का रेंट एडवांस में दिया। हामिद कुड नॉट गिव पोजेशन ऑफ द शॉप टू आबिद, वो उसको नहीं दे सका। आबिद चोज टू डू नो बिजनेस फॉर 8 मंथ, 8 महीने तक कोई बिजनेस ही नहीं किया। दाउ देयर वर अदर शॉप्स अवेलेबल इन द विसिनिटी, सेम एरिया के अंदर और सिमिलर शॉप्स अवेलेबल थी। आबिद ने बाद में हामिद पर केस कर दिया और उसे कहा कि जी 8 महीने का जो नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन दें। तो इसका आंसर ये है कि वो सिर्फ अपना एडवांस ले सकता है, मजीद कुछ नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि ये जो 8 महीने तक उसने अपना नुकसान किया है ये तो उसकी अपनी वजह से हुआ। वो चाहता तो 8 महीने का नुकसान ना होता और वो किसी और शॉप को हायर लेकर और उसके अंदर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता था। तो वो जो कह रहा है कि जी 8 महीने का नुकसान हुआ है तो वो तो उसकी अपनी वजह से हुआ है, उस नुकसान को तो मिटिगेट किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, कोई और शॉप
रेंट पर लेकर वहाँ पे सारा काम शुरू किया जा सकता था, तो लॉस ऑफ बिजनेस ना होता उसका फॉर 8 मंथ्स। तो ये तो उसकी अपनी वजह से हुआ है कि उसने 8 मंथ्स तक जो है ना फैसला किया कि कोई बिजनेस नहीं करना। तो वो सिर्फ अपनी जो एडवांस की पैसे हैं उनका रिफंड ले सकेगा, बाकी कोई अमाउंट नहीं ले सकेगा। तो ये हमारे डिफरेंट एग्जांपल्स थी, और काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स थी, 22 एग्जांपल्स थी फॉर अ सिंगल सेक्शन। और लेकिन ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ जब हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें यही होता है कि अगर इसे परफॉर्म ना किया तो ब्रीच होगी तो कंपनसेशन क्या देनी पड़ेगी, या अगर दूसरी पार्टी एग्री पार्टी के एंगल से देख रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कि कंपनसेशन क्या क्लेम की जा सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है एग्जाम्पल्स को भी प्रॉपरली करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरीके के सिनेरियोज एग्जाम में अमूमन डिस्कस हो रहे होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।